नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कुल 12 केंद्रों पर 4755 लोगों ने लिया भर्ती परीक्षा में हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर क्लबकों द्वारा जंक्शन में आयोजित की गई किसान गोष्ठी। आमजन ने किया सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निर्णय का स्वागत। कोरोना काल में बंद हुई हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर यात्री ट्रेन शनिवार को फिर से हुई आरंभ। वार्ड 52 में खाना बनाते समय सिलेंडर ने पकड़ी आग। दमकल के सहयोग पर पाया गया आग पर काबू। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान कुल 12 केंद्रों पर 4755 लोगों ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। मई माह में हुई परीक्षा के दौरान एक पारी का पेपर आउट होने के कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को दोबारा एक पारी में शुरू हुई। यद्यपि परीक्षा के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन परीक्षा निर्धारित समय से करीब 1 घंटा की देरी से शुरू हुई। इसका कारण कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र का समय पर नहीं पहुँचना था। सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुँचने के बाद 8 की बजाय 9 बजे एक साथ परीक्षा शुरू की गयी। परीक्षा 11 बजे तक चली। नकल की रोकथाम के लिए पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय रहा। परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर 7176 अभ्यर्थी नामांकित थे, लेकिन 4755 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। कुल 66.24% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2421 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अलग अलग जिलों से परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी यहाँ हनुमानगढ़ पहुंचे। सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी लाइनें देखी गयी। परीक्षा के लिए जंक्शन वे टाउन में 6 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात रहे। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को कड़ी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले डिक्टेटर से चेकिंग की गई और सभी अभ्यर्थियों के जूते, चप्पल, बेल्ट, मास्क सभी उतरवाए गए। वहीं महिला अभ्यर्थियों को दुपट्टों के साथ प्रवेश नहीं दिया गया। कई अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहरी दीवार पर दुपट्टे छोड़ दिए। वहीं बिना बाजू के टी शर्ट वाले अभ्यर्थियों को ही एंट्री दी गई। परीक्षार्थियों को नीली बैग, काली स्याही का ही पेन परीक्षा में ले जाने की अनुमति दी गई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद होने के साथ ही जब कुछ अभ्यर्थी लेट आए तो लेट आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले 7 बजे तक ही सेंटर में प्रवेश दिया गया। नियमों के चलते 1 घंटे पहले ही प्रवेश बंद करने का प्रावधान था। ऐसे में कई अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर व्यवस्थाएं जांची। परीक्षा से पहले व बाद में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ नजर आई। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर हुआ है, ये मई में जो पेपर हुआ था वो 14 मई को पेपर हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। और अभी ये जो 2 जुलाई को पेपर हुआ है, इसमें भी 1 घंटे की देरी से पेपर दिया गया। और जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो ट्यूशन बॉक्स आता है वो कोड के बिना नहीं खुलता और वो कोड नहीं आया और 1 घंटे देरी से पेपर दिया गया। और काफ़ी सेंटरों पर बताया जा रहा है कि ट्यूशन बुक खुले भी मिले हैं। और जब स्टाफ से इस बात के बारे में पूछा गया तो सभी ने यही जवाब दिया कि कोड नहीं है, कोड नहीं है। तो पेपर 1 घंटे से देरी से हुआ है। ठीक ठाक था, अच्छा ही था। नहीं, हार्ड तो नहीं आया था, लेकिन वो क्या देरी से देने की वजह से ना स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ठीक वगैरह आउट वगैरह होने के चक्कर में। तो इसमें आशंका सभी यही कह रहे हैं। काफ़ी जगह पेपर खुला भी मिला है और मिला है खुला, तो इसमें आउट होने की संभावना है। आज हनुमानगढ़ में जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एक पारी की कैंसिल हुई थी, उसको पुनः आयोजित कराया जा रहा है। और इसमें हमने सारी व्यवस्थाएं आज चेक की हैं। सुचारू रूप से अच्छे से सारा सुरक्षा इंतजाम किया हुआ है और एग्ज़ाम चल रहा है। हमारे यहाँ 12 सेंटर्स हैं। करीब 7400 विद्यार्थी जो थे, जो पहले बैठे थे, उन लोगों को ही मौका दिया गया है। लेकिन उपस्थिति अभी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पता चलेगी। संख्या कुछ कम ही रहेगी उससे। व्यवस्थाएं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। उसका कारण कुछ सेंटर्स पे टाइमली नहीं पहुंच पाया पेपर, इस वजह से फिर सभी जगह वो लेट शुरू किया। जब सब जगह पहुंच गया उसके बाद वहाँ से जब मुख्यालय से हमें गो हेड मिला, उसके बाद शुरू कराया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जंक्शन में क्लबकों की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया।
कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिप्को द्वारा जंक्शन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर किसान सहकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार थे। अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट मुश्ताक मोहम्मद जोया थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस उद्देश्य को लेकर वे बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद उस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में वे लोन की वापसी भी कर सकें। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। इसमें कृषि लोन के माध्यम से बहुत से आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और किसानों को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अपनी इसी सकारात्मक सोच के चलते मुख्यमंत्री ने कृषि के लिए अलग से बजट घोषित किया है। इसके अलावा किसान कल्याण कोष में 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो यहाँ की मिट्टी, उर्वरकता, फर्टिलाइजर, कृषि के इक्विपमेंट, सिंचाई के तरीके, बेचान के लिए MSP, यदि इन सभी कड़ियों को हम लोग जोड़ेंगे तो किसान को निश्चित रूप से इसका लाभ पहुँचेगा। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने सहकार दिवस पर आयोजित किसान गोष्ठी में पहुँचने पर किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस किसान गोष्ठी का किसानों को बेहतर तकनीक जानने तथा अन्य जानकारियां हासिल करने में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान खेती की आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सुविधाएं देने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये सहकारी समिति एक क्षेत्रीय सहकारी समिति के रूप में यहाँ काम कर रही थी, एक कोने में दबी हुई थी कहीं। मैंने डीआर साहब से निवेदन किया मैं मिल के काम करें। मेरा कुछ सहकारिता में अनुभव था तो मैंने सोचा इसका लाभ लोगों को भी दिलवाएं। तो मैंने डीआर साहब से इसके कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए निवेदन किया, MD साहब से निवेदन किया, बागर साहब से, इफको वालों सब से मिलजुल के इसकी ब्रांच की। MLA साहब का विशेष अनुग्रह रहा मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस सोसाइटी के माध्यम से आपकी सेवा कर सकें। एक किसान से यह आग्रह किया कि जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया जा रहा है हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वो उस लोन के पैसे का उपयोग करना चाहिए। हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है जहाँ पर इस सहकारिता और कृषि लोन के माध्यम से बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। मंच के माध्यम से सभी ने एक राय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि वो किसानों के प्रति संवेदनशील हैं और इस वर्ष बजट में अलग से कृषि बजट की भी घोषणा करके और किसान कल्याण कोष में जो राशि 2000 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ की है उसमें राजस्थान के किसान, हनुमानगढ़ के किसान उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और सब मिलकर के जब सकारात्मक प्रयास करेंगे तो मिट्टी, उर्वरकता, फर्टिलाइज़र, कृषि के इक्विपमेंट, सिंचाई के तरीके, बेचान के लिए MSP, जब हर कड़ी को जोड़ेंगे तो किसान का भी फायदा होगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज उद्घाटन जैसे मैंने पहले बताया इस प्राथमिक मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि यहाँ पर कृषि के उपकरण उपलब्ध रहेंगे जिसमें 10 लाख में से 2 लाख रुपए सोसाइटी की तरफ से और 8 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी होती है। ये उपकरण किसानों को किराए पे मिलेंगे यानी कि जो किसान आज 7 से 8 लाख का ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता लेकिन बहुत ही मामूली किराए पे ले जाकर के उसका उपयोग कर पाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा। 8 नई सोसाइटियों को हम कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इनसे हमारे जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ करके 12 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस का 100वां दिन हो। आज सहकार दिवस को प्रचार प्रसार करने वास्ते इलाके का सारा जगह सहकार ताऊ सागे जुड़ा है वह सारा अध्यक्ष, प्रबुद्ध नागरिक और वरिष्ठ जगह नेता सारा उठाया, कलेक्टर साहब भी आया, सारा ही बारे में चर्चा करी और इनको जो फायदा है वो स्पष्ट दिखने लग रहा। आज हमारे बैंक में जगह पिछले साल में कर्जो पड़ो इस साल में 4 करोड़ रुपया लगभग तो केंद्रीय सहकारी बैंक की वसूली कर ली और भूमि विकास बैंक में जो मारो बिल्कुल बंद होने के कागार पर हो गयो वो आज राजस्थान में पहले नंबर पर आ गयो। वो क्यों आ गयो कि किसानों की पैदावार बढ़ी है, किसानों ने भाव अच्छा मिला है, किसानों की पैदावार बढ़ी है, टाइम पर खाद मिली है, बीज मिली है और मुख्यमंत्री जी पहली दफे किसानों को बजट आलू पेश कर जगह डिग्गी आएंगी, खाड़ा बनाने की बात और बाड़बंदी की करने की बात, खाद को जो स्टॉक करने वास्ते पैसा दिया है और जगह गोदाम बने में माल का अगर कोई रख गए और भी भाव देखना चाहे तो 70% भी
पैसा मिल जाएगा, जन भी इच्छा हो जाए वो बेच लो, तो ऐसा सहकार होगा। और आज की ओल्ड पेंशन लागू कर देनी है, बहुत बड़ी बात है साहब। हॉस्पिटल में सारो 10 लाख रुपया था इनको फ्री इलाज, 10 रुपया आनेगा, 10 रुपया जाना कटा मैं भी खत्म कर दिया। मैं समझूँ सरकार की देखिए बहुत अच्छी नीति है, भी को फायदा उठाना हमारे पर निर्भर करे, पब्लिक पर। हर चीज़ की सुविधा दे दी, पर बस सुविधा जो नहीं मिलेगी जना बैठा पास जावांगा भी हमारा बापा ने जानकारी उसी। तो जागरूकता की जरूरत है। सहकारिता देखिए है वह बहुत अच्छी है। एक और पॉलिथीन बंद करने को मुख्यमंत्री जी आह्वान करे, इन पर मैं सारा मिल के चला। वो अपने समाज खातर एक किस्म की कैंसर को घर है, इमें जी चीज़ आप चाय पिया भी सगे भी असर जाए, पशु कोई खा ले वो पेट में जाएगी, वो गला को नहीं, नाली बाप बंद होगी, ब्लॉकेज हो जाए। तो इन्हें आप सारा मिलजुल के बंद करा, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो स्वस्थ वर्धक रहे, लोगों का नुकसान नहीं हुए। तो मैं सारा मिल गए और आप सहकारिता पर जोर दिया, सारा मिलजुल के मतलब ये है कि सब आपस में मिल गया आप करा कि चीज़ में हिस्सेदारी हो जाए तो वो अपना हित महसूस होने लगे। साहब एक लोग आदमी कोई करने तो बन बनाई भी मैं अपना हिस्सों रल जाए, तो भी मैं अपना हित पैदा हुआ है। और मैं समझूँ कि हनुमानगढ़ का मैं अच्छो सहकार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के फैसले का आमजन ने स्वागत किया है। दुकानदारों के अनुसार फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन भी बंद होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध का किसानों, दुकानदारों तथा आमजन ने समर्थन किया है। आमजन का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के निर्णय का समर्थन किया जाना चाहिए। आमजन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को खाकर पशुओं की भी मौत होती है, वहीं कई वर्षों तक यह जमीन में दबा रहने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। दुकानदारों ने आमजन से आह्वान किया है कि वे घर से चलते वक्त कपड़े का अथवा जूट का थैला लेकर आएं, जिसमें वे सामान डलवा कर ले जा सकें। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से आह्वान किया कि छोटे दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय फैक्ट्रियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन बंद करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि फैक्ट्रियों में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण नहीं होगा और दुकानदारों के पास नहीं पहुंचेगा तो यह स्वतः अपने आप ही बंद हो जाएगा। 5-10 सालों से मैं ये दुकानदारी करता हूँ, थैली लाता हूँ, कारण इन थैलियों को भरोसा नहीं, पाट जाती है, टूट जाती है, रास्ते में नुकसान हो जाता है, ये कारण है। इस्तेमाल को ये घटिया करते हैं, बढ़िया करते नहीं थे, इसी कारण मैंने छोड़ दिया। उनके लिए आप बढ़ा के लाओ, आपका घर से बना के लाओ, छोटी थैली बनवा लो कपड़े की, छोटी थैली कपड़े की बनवा लो, आप 2-4 डाल लो थैले के अंदर बड़े में, उसमें सामान डलवा लो आप। एक तो सामान आपको बढ़िया मिलेगा, दूसरा दुकानदार है ये घटिया बढ़िया अंदर डाल देते, फटाफट तोड़ के दे देते इनको, और वो लेके चलते बनते हैं, घर जाके रोते हैं कि इसमें क्या है। अब खुले में मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। सर सारा आ रहा है प्लास्टिक का माल है। अब प्लास्टिक का माल पीछे से बंद होगी, थैलियाँ तभी बंद होगी, यहाँ कहाँ से बंद होगी? वहाँ से अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो हम आज ही बंद करवा देते हैं। तो फैक्ट्री वालों को मानेंगे, हम तो दोषी यही नहीं। पीछे से माल आएगा तभी हम भरते हैं, पीछे से माल ही बंद हो जाए हम कहाँ से भरेंगे? वो तो थैला ले गए हैं जी, वो ले गए, हमारे को क्या दिक्कत है देने में? अब ले के आएंगे तभी हम उसमें डालेंगे ना, बस यही करेंगे। बाकी आप मंडी का हाल देख रहे हो, कोई भी चीज़ क्रेटों में कुछ नहीं आ रहा, सब थैलियों में आ रहा है। बस हम यही कहेंगे जी, जे फैक्ट्रियाँ बंद हों पीछे से तो फिर ही है जी। अब किसान क्या करे, किसान तो थैला लेके आता है जी। और यहाँ फैक्ट्रियाँ पीछे से मतलब थैला आता तो यहाँ बिकता है, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो तो क्या काश तो बिके जी। ये कहना चाहता हूँ मैं, किसान आदमी हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये पशु खाते हैं, मरते हैं जी, पशु मरते हैं, और भी नुकसानदायक है जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है जी, बंद होना चाहिए। कोरोना काल में बंद हुई हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर होकर सूरतगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। कोरोना काल में बंद हुई हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर होकर सूरतगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज फिर से शुरू हो गई। शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने दोपहर 2:25 पे गाड़ी संख्या 04763 हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ से चलने के बाद यह गाड़ी श्रीगंगानगर पहुंचेगी। श्रीगंगानगर में 10 मिनट ठहराव के बाद यह ट्रेन सूरतगढ़ जाएगी। श्रीगंगानगर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं होने के कारण परेशानी झेल रहे लोगों को इस ट्रेन के शुरू होने से राहत मिलेगी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि इस गाड़ी के शुरू
होने से यात्रियों में खुशी का माहौल है। हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ के लिए शुरू हुई इस पैसेंजर ट्रेनों से दोनों जिलों के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से बंद पड़ी इन गाड़ियों को शुरू करने की पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रेन का ठहराव कई छोटे छोटे स्टेशनों पर होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को भी हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 04773 श्रीगंगानगर सूरतगढ़ प्रतिदिन शाम 7:25 पर श्रीगंगानगर से रवाना होकर रात 10:35 पर सूरतगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04774 सूरतगढ़ श्रीगंगानगर वापसी में सूरतगढ़ से प्रतिदिन देर रात 1:15 पर रवाना होकर अल सुबह 4 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04770 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेल सेवा श्रीगंगानगर से प्रतिदिन शाम 4:25 पर रवाना होकर शाम 6 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04767 हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेल सेवा प्रतिदिन दोपहर हनुमानगढ़ से 2:25 पर रवाना होकर 3:55 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में 9 द्वितीय साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 11 डिब्बे होंगे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि हनुमानगढ़ से सादुलपुर के लिए भी ट्रेन चलनी है। पूर्व में सादुलपुर के लिए रेल सेवा शाम 6:30 बजे चलती थी। सादुलपुर में नया प्लेटफार्म बना है, वहाँ नई रेल लाइन का कनेक्शन नहीं हुआ है, इसके कारण यह ट्रेन नहीं चल पा रही। आज हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर के लिए 14:25 में गाड़ी संख्या 04767 आज शुभारंभ हुआ है। ये गाड़ी हनुमानगढ़ से चल करके गंगानगर जाएगी। गंगानगर से 10 मिनट स्टॉपेज करने के बाद सूरतगढ़ तक जाएगी। जो पहले ये गाड़ी बंद चल रही थी, अब आज से ये गाड़ी शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को दोपहर में गंगानगर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं होती थी। अब इस गाड़ी की सुविधा मिलने से यात्रियों में जो है खुशी का माहौल है। सादुलपुर के लिए भी गाड़ी चलनी है, जो 04778 जो यहाँ से 18:30 पर चलती है। अभी वो गाड़ी चल नहीं रही है। सादुलपुर में जगह नहीं है, एक नया प्लेटफार्म बना है और नई लाइन का उसका कनेक्शन नहीं हुआ है उससे, इसलिए अभी गाड़ी नहीं चल पा रही है। क्योंकि गोगामेडी का मेला भी शुरू होने वाला है। मेले से पहले उम्मीद है कि मेले से पहले वहाँ का प्लेटफार्म और लाइन को जोड़ दिया जाएगा, तो नई गाड़ी जो है 04778 जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। गोगामेडी के लिए तो जो इधर से आते हैं उत्तर प्रदेश से और इधर पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत आते हैं गोगामेडी जाने के लिए, तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए इस गाड़ी को चलने से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के वार्ड मामले स्थित एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग पर सुरेशिया चौकी कर्मचारियों तथा दमकल के संयुक्त प्रयासों से काबू पा लिया गया।
जंक्शन के वार्ड नंबर 52 में दून कॉलेज के पीछे स्थित एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में शनिवार को अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और सुरेशिया पुलिस चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस पर उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया और आग पर काबू पाया। सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि वार्ड नंबर 52 में कश्मीर सिंह राय के मकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में रखे छोटे सिलेंडर में आग लगी हुई दिखी। पूरा गैस सिलेंडर जल रहा था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी। उन्हें वहां से हटाकर पुलिस जवानों ने पानी में गीले कपड़े डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। इस पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रहा कि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 9:30 पौने 10 बजे की बात है। कश्मीर सिंह रायशी है जिसका मकान दून कॉलेज के पीछे है। तो अचानक फ़ोन आया कि इस तरह से सिलेंडर में आग लगी। तो मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ पर सिलेंडर में छोटा सिलेंडर था, उसमें आग लगी हुई थी और आग भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पूरा सिलेंडर जल रहा था। लोगों की सहायता से फिर पहुँच के लोगों को इधर उधर किया और सिलेंडर पर पानी वगैरह डलवाया और गीले कपड़े वगैरह भी डलवाए, मगर सिलेंडर में आग नहीं बुझी। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पे काबू पाया गया। नहीं, इस तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लोग बाग थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी। लोगों को इधर उधर कर दिया गया और जान माल का किसी प्रकार बहुत बड़ा हादसा होने का चांस था अगर सिलेंडर फट जाता था। कारण तो कोई और खाना बना रही थी और अचानक ही वो आग पकड़ गया सिलेंडर। तो पहले अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो फर्स्ट अगर कोई छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है उनको बाहर निकालो सबसे पहले। उसके बाद में अगर कोई घर में ऐसी चीज़ है जो ज्वलनशील है, जैसे कोई केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, तो वो चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए तुरंत। और हो सके तो अगर सिलेंडर में जब तक आग कम है तो सिलेंडर को बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद में उसमें अगर कोई गीला कपड़ा हो तो जहाँ से आग लगी, जैसे रेगुलेटर के पास आग लगी हुई है तो रेगुलेटर के पास गीला कपड़ा रेगुलेटर पर रख दो। गैस नहीं निकलनी चाहिए। अगर गैस निकलती रहेगी तो आग नहीं बुझेगी और इतना जल्दी सिलेंडर फटेगा भी नहीं, ये बात भी सही है। तो सिलेंडर तो बिल्कुल लास्ट के अंदर फटता है। तो थोड़ी बहुत आग हो तो सिलेंडर को बाहर निकालो, खाली जगह ले जाओ और उसमें गीला कपड़ा वगैरह है वो डाल दो जहाँ से गैस निकले तो आग तुरंत बुझ जाएगी। एसबीआई द्वारा ग्रामीण स्वरोज प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आज फाइल फोल्डर बनाने के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान यानी आरशेटी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद महिलाओं को फाइल फोल्डर्स यानी कागज की थैले और लिफाफे बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह बीना ने बताया कि एसबीआई सदैव सामाजिक कार्यों में तथा सरकार की योजनाओं को लागू करने में आगे रहा है। अपनी इसी सकारात्मक सोच और सक्रियता के चलते एसबीआई ने आज आरशेटी के सहयोग से महिलाओं को फाइल फोल्डर्स बनाने का प्रशिक्षण देने में सहभागिता निभाई है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद उसके विकल्प की आवश्यकता थी, जिसके चलते प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। बच्चन सिंह मीना ने आम जन से सिंगल प्लास्टिक प्रयुक्त किए जाने की हानियों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि महिलाएं यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार आरंभ कर सकेंगी। इसी क्रम में जानकारी देते हुए आरशेटी के निदेशक CS परमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 34 महिलाएं भाग ले रही हैं। उक्त महिलाओं द्वारा सरकारी कार्यालयों में काम आने वाले फाइल फोल्डर्स का निर्माण का प्रशिक्षण लिया जाएगा। ये पहला एक प्रोग्राम है जो राजस्थान सरकार, भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन फ्री होना चाहिए। तो आज ये प्रोग्राम है कि जो पॉलिथीन यूज करते थे, पॉलिथीन से बहुत सारा पॉल्यूशन होता था, तो आपने देखा होगा गाय वगैरह खाती थी। अब हम एक कागज से या कपड़े से बैग बनाएंगे जो पॉलिथीन का स्थान नहीं है। इससे क्या होगा? तो पॉल्यूशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि नालियों में बहुत सारा पॉलिथीन जमा हो जाता है, पानी का निकास नहीं होता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आज ये जो आरशेटी हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पे 10 दिन का एक प्रोग्राम है। आज एक्चुअली भारतीय स्टेट बैंक जो 67 जो बैंक्स डे है उसके उपलक्ष्य में जो राजस्थान सरकार जो विशेष रूप से जिला कलेक्टर महोदय का जो आदेश था कि भाई पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमने जो 34 प्रशिक्षणार्थी हैं इनको पेपर से बैग, इन कपड़े से बैग बनाने का कार्यक्रम स्टेट बैंक की तरफ से स्टार्ट किया गया है। ये 10 दिन का प्रोग्राम है। इसमें सभी को रोजगार के लिए
खुद के लिए और इतना ट्रेंड किया जाएगा कि ये दूसरों को रोज़गार भी दे सके। इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। आप देख रहे हैं कि नालियों में कितना पॉलीथीन वगैरह जमा हो रहा है, पानी का निकास नहीं हो रहा है, तो इससे मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम स्टेट बैंक हमेशा एक फाइनेंशियल के अलावा एक सोशल सिक्योरिटी और बहुत सारी स्कीमें जो समय समय पर लाता रहता है। भारतीय स्टेट बैंक हमेशा आगे रहा है और हमारा प्रयास है हमेशा आगे रहेगा। आरसीटी के अंदर जो प्रशिक्षण लेने के लिए जो लेडीज़ आई हुई हैं, इनको हमने भारतीय स्टेट बैंक की 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। इसके बारे में इनको जानकारी दी गई। सुरक्षा योजना के अंदर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और जो जीवन ज्योति योजना है उसमें 2 लाख का जीवन बीमा है। और इसी तरह अटल पेंशन योजना में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलती है। 18 साल से लेके जो आदमी इसमें एंटर हो सकता है और 60 साल की उम्र में उसको पेंशन मिलती है। आज हमारे यहाँ पे आरसीटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आरसीटी हनुमानगढ़ के अंदर एक नया हमने जो इनिशिएटिव लेते हुए एक नया बैच आरंभ किया है। जैसा कि राज्य स्तर पे ये चीज़ चल रही है कि पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, तो हमने इस प्रकार का जो फाइल फोल्डर जो ऑफिसों में काम आते हैं, हमने कागज़ के फाइल फोल्डर बनाने का आज नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 34 महिलाएं जो है जो कि एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका हम देख रहे हैं कि आगामी आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी मार्केटिंग हमें प्राप्त होगी और लोगों को बहुत अच्छा स्वरोजगार करने का मौका मिलेगा। जंक्शन के वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण वाटिका विकसित करने के अभियान की शुरुआत की गई। जंक्शन के वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण वाटिका विकसित करने के अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान वार्ड पार्षद स्वर्ण सिंह ने विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए वार्ड वासियों से अपने अपने घरों में पोषण वाटिका विकसित करने का आह्वान किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक परवेश कुमार सोलंकी ने बताया कि एनीमिया मुक्त राजस्थान एवं पोषण अभियान के तहत जिले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है बिना कीटनाशक व बिना खाद के गुणवत्तापूर्ण फल व सब्जियों का विकसित करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस प्रकार के फल व सब्जियों आदि का प्रयोग बच्चों के पोषाहार में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में एनीमिया मुक्त अभियान के तहत सामने आया है कि फलदार वृक्ष और सब्जियां उगाई जाएं। सामने आया है कि लोगों में खून की कमी है। इसी के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। पोषण वाटिका में फलदार वृक्ष और सब्जियां उगाई जाएंगी जिनमें कीटनाशक व खाद का प्रयोग न होता हो। उनके जरिए यह संदेश देना है कि आम जन भी अपने घरों में पोषण वाटिकाएं विकसित करे, फलदार वृक्ष लगाएं। परंपरागत तरीके से पूर्व में जिस तरह घरों में ही सब्जियां और फल उगाए जाते थे और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, दोबारा उसी राह पर चलना होगा। अधिकाधिक आयरन युक्त पोशाक का सेवन करें। उन्होंने बताया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जगह कम है वहां गमलों के माध्यम से पोषण वाटिका विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त स्थान है वहां बड़ी पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा, महिला पर्यवेक्षक कमलजीत कौर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरपाल कौर, आशा सहगुनी, राम कुमारी सहित वार्ड के अन्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे ज़िले में पोषण वाटिकाओं का विकास किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारा राजस्थान में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि लोगों में अभी भी एनीमिया की खून की बहुत ज़्यादा कमी है, एनीमिक हैं। और इसी क्रम में हमारा ये मैसेज है, पोषण वाटिकाएं विकसित करके आंगनबाड़ी जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम पोषण वाटिकाएं विकसित करेंगे, जिसके द्वारा हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में भी इस तरह जिस तरह हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित कर रहे हैं उस तरह अपने घरों में भी विकसित करें। और साथ में जो भी फलदार वृक्ष लगा सकते हैं वो फलदार वृक्ष लगाएं। आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, बरसात का मौसम हो चुका है, इस समय कोई भी वृक्ष लगाया जाएगा वो पनपेगा। तो उसमें जैसे कि हम लोग परंपरागत रूप से अपने घरों में ही सब्जियां और फल यूज़ करते थे, वो कंसेप्ट हम दोबारा लेके आएँ और जितना अधिकतम हो सकता है हम आयरन युक्त जो पोषाहार है उसका हम सेवन करें। आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 3A पर यह कार्यक्रम किया गया है। हमारे माननीय पार्षद महोदय ने और यहाँ के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इसका पूरा सहयोग किया है और इस अभियान को हम लोग पूरे जिले में आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुँचाना चाहते हैं। पोषण वाटिका के अंतर्गत हम जो छोटे छोटे हमारे घरों में फलदार वृक्ष लग सकते हैं वो लगाते हैं। छोटी छोटी सब्जियां किसी भी तरह की जो सीजनल हों, जो सीज़न में होती हों, आपके छोटे मूली, पालक, बैंगन,
कुछ भी आप ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जिसमें कि हम खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग न करें। हाँ, विभाग द्वारा भी इसके बारे में आदेश निकाले हुए हैं कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका विकसित की जाएंगी। जिले में अभी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतना पर्याप्त स्थान नहीं है। जहाँ पर पर्याप्त स्थान नहीं है उनमें भी हम गमलों के माध्यम से पोषण वाटिका विकसित करने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।